So the next chapter we have is chapter number 4, जो कि है turning effect of forces. सो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने फोर्स से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स स्टडी किए थे कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर ये चेंजेस आते हैं। तो ज़रा रिकॉल करो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं या चेंजेस हैं जो बॉडी के ऊपर आते हैं जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। सो द चेंजेस दैट अकर्स due to the application of force is the change in direction, ठीक है, और शेप, बॉडी की शेप में चेंज आता है और मोमेंटम, बिल्कुल सही है, बॉडी के मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है फोर्स के एप्लीकेशन से। एंड एक और चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, और चीज़ हमने क्या की थी, फोर्स के अप्लाई करने से चेंज इन स्टेट, बॉडी की स्टेट के अंदर चेंज आ जाता है। तो ये वो तमाम इफेक्ट्स थे जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स के अप्लाई करने से ये तमाम इफेक्ट्स हमें बॉडी के अंदर नज़र आएंगे। सिमिलरली इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है जो कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से होता है, दैट इज विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी विल रोटेट। बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी रोटेट होती है, और वी कैन से दैट बॉडी टर्न हो जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। तो ये वो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस तरह से फोर्स अप्लाई की जाए जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर टर्न प्रोड्यूस हो, बॉडी रोटेट हो, या बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। तो इस इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो जिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं इट इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट। उस इफेक्ट को जो है वो हम टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, और टर्निंग इफेक्ट को एक और वर्ड में इन शॉर्ट वी ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। सो ये वो टर्म है, वो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के अंदर ये तमाम चेंजेस आने के बजाय बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो, बॉडी टर्न हो जाए, बॉडी रोटेट हो जाए। सो दिस रोटेटिंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी और ड्यू टू फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये जो रोटेटिंग इफेक्ट है बॉडी के ऊपर जो अप्लाई होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। सो अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स कोट करें कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ जो है वो फोर्स के अप्लाई करने से हमारी रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो एग्जांपल्स कोट करो कुछ। जब हम किसी भी डोर को पुश करते हैं तो वो जब खुलता है तो रोटेट होता है। बिल्कुल सही है, ओपन और क्लोज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आर डोर। जब डोर को ओपन और क्लोज करते हैं तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से रोटेशन प्रोड्यूस होती है और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पेज को टर्न करते हैं तो पेज को टर्न करने के लिए भी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे पेज के ऊपर तो फोर्स उस पेपर को रोटेट कर देगी या टर्न कर देगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। इसके अलावा और एग्जाम्पल बताओ। जब हम स्पैनर से कोई भी नट को खोलते हैं तो। ठीक है, यूज ऑफ स्पैनर। जब हम स्पैनर की मदद से नट को ओपन या क्लोज करते हैं, सो स्पैनर से भी जब फोर्स अप्लाई करते हैं सो दैट स्पैनर प्रोड्यूसेस द
turning effect on the screw or nut. Similarly, the lid of a लैपटॉप की लेड को भी जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो ओपन क्लोज करने में वहां पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल दो कोई और. जब हम टैप को खोलते हैं तो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बिल्कुल होता है. सही है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आर टैप. टैप को ओपन क्लोज करने के लिए भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं सो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील ऑफ आ कार. जब कार के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं सो दिस स्टीयरिंग व्हील प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट. ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रोटेशन और टर्निंग इफेक्ट. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल दो कोई और. यही है. ठीक है. इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी वॉक और व्हेन वी सिट. जब हम वॉक करते हैं और बैठ रहे होते हैं तो हम टर्निंग इफेक्ट का यूज करते हैं. किस तरह से? हमारी जो नी है उसको हम बेंड कर देते हैं, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है तो हम सिट डाउन हो जाते हैं. और खड़े होने के लिए भी जो है वो हम नी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो नी के अराउंड जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होती है. बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ रेस करते हैं, रेजिंग एन ऑब्जेक्ट विद आर्म. जब हम आर्म की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं तो हमारे एल्बो के अराउंड जो है वो एक बॉडी या जो भी चीज हम उठा रहे होते हैं वो चीज रोटेट कर जाती है. तो इस तरह से हमारे पास काउंटलेस एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जहाँ हम डेली लाइफ में फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से रोटेशन प्रोड्यूस हो और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो. तो इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ कोट किए हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में हमारे अराउंड जहां हम टर्निंग इफेक्ट का यूज करते हैं. सो दिस क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज टॉर्क. टॉर्क की हम बात करें ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. इसके फैक्टर्स भी हम देखेंगे. सबसे पहले अगर हम यहाँ इसको डिफाइन कर दें सो दिस मीन्स द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. rotating effect of force is known as torque. इस रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं. अब अगर हम टॉर्क के फैक्टर्स को देखें सो लेट सपोज वही डोर वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास जो है वो एक डोर मौजूद है और डोर के ऊपर जो है वो जैसे हमें पता है कि एक एंड जो है वो डोर का फिक्स्ड होता है जबकि दूसरा एंड जो है वो डोर का मूवेबल होता है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. सो लेट सपोज ये डोर का हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया और एक हमारे पास होता है डोर का हैंडल जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करके डोर को ओपन या क्लोज करते हैं. सो लेट सपोज ये वाला जो पॉइंट है, एक चीज याद रखना अगर डेली लाइफ में हमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क की एग्जांपल देखनी हो तो उसमें याद रखना पीछे जो हमने जितनी भी एग्जांपल्स की इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि जहां भी बॉडी टर्न हो रही होगी या बॉडी रोटेट हो रही होगी या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा सो वहां उस बॉडी के अंदर जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट मौजूद होता है. आ फिक्स्ड पॉइंट. हमेशा एक फिक्स पॉइंट मौजूद होगा जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट करती है और उस फिक्स पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, हम उसे पाइवट भी कहते हैं और हम वहां उस लाइन को जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं. अगर किसी बॉडी के अंदर फिक्स पॉइंट नहीं है,
अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ रोटेशन या पिवट नहीं है तो वहां पे टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। हमेशा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है अराउंड अ फिक्स पॉइंट या अराउंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो डोर है, उस डोर के अंदर मैंने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किए, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है पूरी लाइन या ये पॉइंट। इसी तरह से अगर हम एक सी सॉ की एग्जांपल लें तो सी सॉ के अंदर भी हमारे पास एक वुडन प्लांक होता है स्ट्रेट, और यहाँ हमारे पास जो है वो फिक्स पॉइंट मौजूद होता है। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। तो हर रोटेटिंग बॉडी में हर उस जगह पे जहां टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा वहां पर ये फिक्स पॉइंट जरूर मौजूद होगा। सो सबसे पहला फैक्टर अगर देखते हैं, लेट सपोज अगर हमें डोर को ओपन करना है या डोर को क्लोज करना है तो हमारे मेरे पास जो है वो फोर्स अप्लाई करने के लिए लेट सपोज ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट सपोज मैं जो है वो एक ये फोर्स अप्लाई करूं इस डोर के ऊपर, और दूसरी फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ये फोर्स है। दो फोर्सेस में अप्लाई करता हूँ और दोनों की वैल्यूज को मैं सपोज कर लूँ। अगर लेट से दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 50 न्यूटन। एक के अंदर मैंने फोर्स को कम रखा है और दूसरे में मैंने फोर्स को ज्यादा रखा है। तो फोर्स को कम रखने और फोर्स को ज्यादा करने से जो टर्निंग इफेक्ट के अंदर चेंज आएगा वो क्या होगा? बॉडी, जो बॉडी है वो काफी ज्यादा रैपिडली टर्न हो जाएगी। किस केस के अंदर रैपिड टर्न होगी? जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करें। इसका मतलब ये हुआ मोर फोर्स प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ। टॉर्क के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ टॉर्क, और दिस टॉर्क को हम प्रोनाउंस करते हैं सिंबल को एज टॉ, TAU टॉ। सो दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, दैट टॉर्क डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरे फैक्टर को कि टॉर्क जो है वो फोर्स के अलावा और किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट सपोज अब मैं दो इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूं इस डोर के ऊपर। एक फोर्स मैंने अप्लाई किए यहाँ हैंडल के पास। लेट सपोज यहाँ मेरी फोर्स है 5 न्यूटन और मैं फोर्स अप्लाई करके इस डोर को ओपन या क्लोज कर रहा हूं। इसी तरह से सेकंड फोर्स में अप्लाई करता हूं इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज माय F2 फोर्स, और यहां भी मैंने इक्वल फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन की। तो अब मुझे इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन बताओ कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स F1 लगाऊं मैं और सेकंड पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स में अप्लाई करूं, सो किस केस के अंदर रोटेशन इजी होगी या किस केस के अंदर जो है वो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा? डोर नॉब के पास जो पॉइंट 1 है वहाँ पे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हाँ, तो इन दोनों में फर्क क्या है? जहाँ पे हम F2 अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के काफी करीब है और F1 दूर है। बिल्कुल सही है। ये जो डिस्टेंस है F2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कम है। सो फर्स्ट केस के अंदर सेकेंड वाले फोर्स के अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो इतना है, जबकि फर्स्ट जो फोर्स है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क डिपेंड करता है उस फोर्स के डिस्टेंस से जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर होता है। सो अगर मैं इसको इस फैक्टर को इस तरह से लिखूं, ग्रेटर दी
distance of force from the axis, more will be the torque. हम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, टॉर्क अप्लाई करने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना अवे मूव करके फोर्स अप्लाई करेंगे, सो इस केस के अंदर हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है, हमारा जो टॉर्क है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ हमने जो है वो दो फैक्टर्स ऑब्जर्व किए, दैट टॉर्क डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर, और साथ साथ जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर. हमारा पॉइंट ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा होगा, वो जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी उतना ज्यादा होगा. तो यहाँ जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उस डिस्टेंस का एक स्पेसिफिक नाम होता है. नाम पता है वो क्या होता है? मोमेंट आर्म. बिल्कुल सही है. उस पॉइंट को हम कहते हैं मोमेंट आर्म. और मोमेंट आर्म को हम डिफाइन करते हैं इन अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म. एंड दिस मोमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल. तो इट्स मीन कि हमने यहाँ जो नीचे ब्लू के अंदर जो फैक्टर डिफाइन किया हुआ है, ये फोर्स जितनी ज्यादा दूर होगी हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो उतना ज्यादा होगा. और इस डिस्टेंस को हमने कॉल किया विद अ टर्म एज मोमेंट आर्म. सो यहाँ मैथमेटिकली ये कह सकते हैं दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म. जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा, उस बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट है वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा और उतना आसानी से प्रोड्यूस होगा. यहां तक क्लियर है बात? मोमेंट आर्म भी फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फोर्स के साथ नहीं, मोमेंट आर्म टॉर्क के साथ. टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट आर्म से. सो हमारे पास दो फैक्टर जो यहाँ पर आए हैं, उनमें से एक फैक्टर ये है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. सिमिलरली जो हमारा दूसरा फैक्टर है, इट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. ये दो फैक्टर मेन फैक्टर होते हैं. इसके अलावा एक और फैक्टर होता है, वो इस एग्जांपल के बाद में अलग से समझाता हूं. क्लियर है यहां तक? हाँ. ओके. सो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म. सो कंबाइन करने के बाद वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, दैट इज tau is equal to F multiplied by L, and where F is the force and L is the moment arm. तो ये हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है टॉर्क का, जो कि इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें F फोर्स है और L जो है वो हमारा मोमेंट आर्म है. अगर इसी फॉर्मूले में से एक और चीज अगर हम यहाँ देखते चले कि टॉर्क जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन भी अभी मैं बताता हूँ. सो टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इस फॉर्मूले में से ही अगर हम इसका यूनिट फॉर्म करें, सो टॉर्क का यूनिट फॉर्म होगा एज फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, और ये जो L है इट इज द मोमेंट आर्म. और मोमेंट आर्म हमें पता है कि मोमेंट आर्म इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर्स. सो हमारे पास जो फॉर्म इसका जो यूनिट आ जाएगा, दैट विल बिकम न्यूटन मीटर. तो जो SI यूनिट इसका फॉर्म होता है न्यूटन मीटर, और इन शॉर्ट भी हम उसके यूनिट को NM कहते हैं. यहाँ तक सारी बात क्लियर है?
हाँ। ओके, सो अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। टॉर्क वो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो अगर हम टॉर्क को देखें तो टॉर्क की हमारे पास सिंपली सिर्फ दो डायरेक्शन होती हैं। एक डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन कहलाती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये दो डायरेक्शन हमारे पास होती है टॉर्क की, एक होती है क्लॉकवाइज एंड द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब भी बिल्कुल सिंपल है। लाइक क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि अगर रोटेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, क्लॉक की नीडल जिस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी रोटेट कर रही है ड्यू टू फोर्स, सॉरी ड्यू टू टॉर्क, तो वो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इट विल बी टर्म्ड एज क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर बॉडी रोटेट कर रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक्स नीडल, सो उस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इस ये जो मैंने यहाँ सी सॉ फॉर्म किया हुआ है, सी सॉ भी इज अ एग्जांपल ऑफ आवर टॉर्क। अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी को प्लेस कर देता हूँ तो अब ये जो सी सॉ है वो बैलेंस नहीं रहेगा, और ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस था सी सॉ का वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो this the weight force of this body rotates the seesaw in this direction, और अगर हम इस डायरेक्शन को कंपेयर करें विद द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, सो क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन शॉर्ट, टॉर्क की हमारे पास जो है वो दो ही डायरेक्शन होती हैं, या तो टॉर्क होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर टॉर्क हमारा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? जहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कोई भी बॉडी प्लेस्ड हो तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और जो ऑपोजिट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जहाँ बॉडी प्लेस होती है उसके हिसाब से नहीं देखते हैं। मैं देखो दोबारा से एग्जाम्पल बताता हूँ करके। लेट सपोज हमारे पास कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, लाइक ये रॉड है हमारे पास, इस रॉड को मैं फिक्स कर देता हूँ एक पॉइंट से, इसके अंदर मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। लेट सपोज दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये हमारा पिवट हो गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ही यही होता है कि वो पॉइंट जो है वो मूव नहीं होगा, वो पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। अगर लेट सपोज मैं इस रॉड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं इन द डायरेक्शन एज दिस, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मेरी फोर्स हो गई, लेट से इसको मैं नाम दे देता हूं F1। सो अब मुझे बताओ ये जो रॉड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यहां से जो अभी इसकी डायरेक्शन है वो यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी, या फिर जो डायरेक्शन है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी? अपवर्ड्स डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी रॉड की वो कुछ इस तरह से ये बॉडी जो है वो ये रॉड रोटेट करने लगेगी इन दिस डायरेक्शन जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। सो अगर इस डायरेक्शन को अगर हम देखें घड़ी की डायरेक्शन से क्लॉक की डायरेक्शन के साथ, तो इस डायरेक्शन में जो रोटेशन होती है इस तरह से, ये वाली डायरेक्शन कहलाती है क्लॉकवाइज, और जो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होती है लाइक दिस, यूं रोटेट करे बॉडी या फिर यूं रोटेट करे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। तो ये वाली डायरेक्शन को हम कहेंगे इट इज एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है ये? हाँ। इसी तरह से लेट सपोज अगर एक फोर्स इस तरह से मैंने अप्लाई की है, इसको मैं नाम दे देता हूं दिस इज आर F2। अब लेट से हमारे पास F1 फोर्स नहीं लग रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक फोर्स है F2।
जो कि इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। सो अगर हम F2 को एनालाइज करें तो ये फोर्स F2 जो है वो हमारी इस रॉड को कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो रोटेट करेगी। सो इस डायरेक्शन को हमने कहा था बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो इसे हम कहेंगे इट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको अगर हम देखें जो सेकंड फोर्स से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम है जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक रोटेट करती है। सो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। आप क्लियर है ये डायरेक्शंस? हाँ क्लियर है। ओके। सो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि टॉर्क को इफेक्ट करते हैं। तो उसको भी हम जो है कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोटेटिंग बॉडी है जिसके अंदर एक पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड है। कोई ना कोई फिक्स पॉइंट कहीं ना कहीं उस बॉडी के अंदर ज़रूर मौजूद होगा। तो ये मेरे पास आ गया इस बॉडी के अंदर फिक्स पॉइंट। अब मैं इस रॉड के ऊपर, ये हमारी जो रॉड है या वो रोटेटिंग बॉडी है, इस रॉड के ऊपर मैं डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करता हूँ। लेट्स से मेरी जो पहली फोर्स है वो इस रॉड के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। सो और सेकंड फोर्स मैं ले लेता हूँ अपनी इसके ऊपर, रॉड के ऊपर, इन दिस डायरेक्शन। और एक और फोर्स में अप्लाई करता हूं इस रॉड पे इन दिस डायरेक्शन। तो ये तीन डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि इस रॉड के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। दिस इज आर F1, इसको हम कॉल कर लेते हैं F1। ये हमारी फोर्स हो जाएगी F2 और ये हमारी फोर्स हो जाएगी F3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F1 की। F2 और F3 को छोड़ दो, भूल जाओ अभी फिलहाल। मेरे पास सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस रॉड के ऊपर, दैट इज F1। सो अब मुझे बताओ कि क्या अगर कोई फोर्स इस F1 वाली डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इस रॉड के ऊपर, तो क्या इस रॉड के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी? नहीं प्रोड्यूस, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम उस साइड से फोर्स को अप्लाई करें तो वो पुश करेगी और वो फिक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने से रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अब बात करते हैं हम F2 और F3 की। अब इस F2 और F3 में कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या इन दोनों में टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। और अगर होगा तो इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जो कि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी या आसानी से टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? F2 ज्यादा और आसानी से प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू F3। बिल्कुल सही है। F2 जो है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी या मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और F3 वाली जो फोर्स है उससे भी रोटेशन होगी, बट एज कंपेयर टू F2, F3 के अंदर रोटेशन जो है वो कम होगी। तो इस एग्जांपल से हमने जो है वो एक और चीज सीखी जिसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि टॉर्क ड्यू टू F1 इज जीरो, कि फोर्स 1 की वजह से जो टॉर्क है वो जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। और इसमें हमने रीजन ये देना है, द रीजन इज दैट लाइन ऑफ फोर्स is passing through the axis of rotation।
कि हमारी जो लाइन ऑफ फोर्स है, अगर इस फोर्स वन की लाइन को अगर मैं आगे की तरफ फॉलो करूं, सो दिस लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस शोज दैट कि इस बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हो फिक्स पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उस केस के अंदर कभी भी टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। ये हमारे पास एक पॉइंट था। दूसरे पॉइंट को अगर हम एनालाइज करें, जिसमें हमने कहा था कि F2 force will produce मैक्सिमम टॉर्क। इन तीनों के अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इट इज ड्यू टू द फोर्स F2, and the reason is that this force 2 is perpendicular to the moment arm। अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो मोमेंट आर्म के, फोर्स परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म, तो अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर है, वेयर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, तो यहाँ फोर्स का मोमेंट आर्म के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो इस तरह के केस में जब फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर हो, तो जो अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के ऊपर वो मैक्सिमम होता है। यहां तक चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, सो इसको हम दोबारा से जो है वो फैक्टर्स को रिकॉल करते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा कि टॉर्क, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन इज दी फोर्स, टॉर्क जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म के ऊपर जो है वो टॉर्क डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा, टर्निंग इफेक्ट भी उस हिसाब से उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इस एग्जांपल के अंदर हमने देखा, दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल पे। और हमने देखा कि टॉर्क जीरो भी था, टॉर्क मैक्सिमम भी था। सो टॉर्क इज जीरो व्हेन फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर पैरेलल। जब फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हो या चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स और मोमेंट आर्म जब सेम डायरेक्शन में होते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में या इन शॉर्ट पैरेलल हो, तो इस केस के अंदर टॉर्क हमेशा जीरो होता है, चाहे हम फोर्स जितनी भी इंक्रीज कर ले। अगर फोर्स पैरेलल होगी मोमेंट आर्म के साथ, तो इस केस के अंदर जो रोटेशन और रिटर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। सिमिलरली टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होगा व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। अगर फोर्स मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो उस परपेंडिकुलर के केस के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट या जो टॉर्क है वो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास आ गए फोर्स टॉर्क के। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म, एंड टॉर्क डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। जितना ज्यादा एंगल होगा फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, जो टर्निंग इफेक्ट या जो टॉर्क है वो भी उतना ज्यादा होगा। फोर्स और मोमेंट आर्म अगर पैरेलल है या ऑपोजिट है तो टॉर्क जीरो होता है, और फोर्स और मोमेंट आर्म अगर परपेंडिकुलर है तो इस केस के अंदर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है फैक्टर्स? हाँ क्लियर है। ओके,
एक फोर्स में ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे बताओ इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। ये मेरे पास एक फोर्स है, इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। नहीं प्रोड्यूस होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फिक्स पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है उस, लेकिन जो मोमेंट आर्म में अगर वो ज्यादा होगा तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सही है कि हमारी जो फोर्स है वो फिक्स पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और मोमेंट आर्म का मतलब होता है फिक्स पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस। जब फोर्स फिक्स पॉइंट के ऊपर ही अप्लाई होती है तो इस केस के अंदर मोमेंट आर्म होता ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मोमेंट आर्म इज जीरो। तो जब मोमेंट आर्म जीरो है तो उस केस के अंदर टॉर्क भी जीरो होगा। क्लियर है ये। हाँ ओके, क्लियर है। सो टॉर्क के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, कपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है इसके बाद, बट लेट्स सी हम जो है वो एक कपल है छोटा सा टॉपिक, उसको स्टडी कर लेते हैं। कपल को देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कपल। कपल को जो है वो अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं, जिस तरह हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे और कपल को उसकी मदद से जो है वो डिफाइन करेंगे। इनिशियली राइट नाउ हम कपल को कह देते हैं कि कपल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क। कपल जो है वो असल में स्पेशल टाइप का टॉर्क है। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार। सिमिलरली जब हम पैडल करते हैं, पेडलिंग ऑफ बाइसिकल। जब हम पेडलिंग करते हैं बाइसिकल की तब भी जो है वो उस बॉडी के अंदर जो है वो कपल प्रोड्यूस होता है। एक स्पेशल टाइप का टॉर्क है तो उसको हम एग्जांपल लेके जो है वो देखते हैं कि कपल किस तरह से प्रोड्यूस होता है। लेट सपोज हमारे पास ये एक स्टीयरिंग व्हील मौजूद है, और इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है वो हम जिस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं उस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जब भी स्टीयरिंग व्हील को हम यूज़ करते हैं हमेशा हमारी जो फोर्स है वो दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स की डायरेक्शन लेट से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो दूसरी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। लेट से एक फोर्स हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रही है, दिस इज फोर्स F1, और दूसरी फोर्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी जो है वो हमेशा इक्वल होता है। यहाँ हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इसको हम नाम दे देते हैं F1 और इसको नाम दे देते हैं F2। दो पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दिस इज पॉइंट डी। और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिसमें हमारी मर्जी है, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। यहाँ अगर हम देखें तो वी हैव टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हमारे पास मौजूद है, और इन दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलरली दोनों फोर्सेस को अगर हम गौर से देखें तो दीज टू फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल एज वेल। इन दोनों फोर्स की वजह से इस व्हील के अंदर जो है वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी। अगर हम F1 को देखें तो F1 जो है वो इस स्टीयरिंग व्हील को इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम F2 को देखें तो F2 की वजह से भी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में। इसको हम नाम दे देते हैं टॉर्क 1, जो कि F1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है।
सिमिलरली इसको हम नाम दे देते हैं टॉर्क 2 दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी F2। डायरेक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो डायरेक्शन को जैसे मैंने पीछे बताया कि जो डायरेक्शन फॉर्म हो रही है यहाँ इन दोनों फोर्सेस की, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो दोनों ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे बल्कि ये दोनों एक दूसरे को एड अप कर देंगे। तो ये मैंने कुछ डायग्राम फॉर्म किए। इस डायग्राम के अंदर मैंने ये देखा कि दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू F। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो अनलाइक पैरेलल है। अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या होता है? अनलाइक पैरेलल मीन्स दो ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, तो उन फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ मैंने ये भी देखा कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक को मैंने नाम दे दिया टॉर्क 1 और दूसरे को मैंने नाम दे दिया टॉर्क 2। दो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे हमने अभी सीखा टॉर्क का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो इन दोनों को मैं कह देता हूँ F1 मल्टीप्लाई बाय L1। सिमिलरली जो हमारी टॉर्क 2 है जो कि F2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क 2 का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय L2। वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि फोर्स 1 और फोर्स 2 बराबर है फोर्स F के, या दोनों आपस में इक्वल है, तो F की जगह मैंने लिख दिया F, फोर्स 1 की जगह F। और मोमेंट आर्म का मतलब होता है जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस। सो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट ए ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स 1। सिमिलरली पॉइंट एक्स से लेकर पॉइंट बी तक ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म ऑफ L2। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस AX and this will become the force multiplied by BX। यहाँ तक क्लियर है?